अस्सलाम वालेकुम यार, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, आपने कुछ सवाल भेजे थे तो आज उन सवालों को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। आज ये मेरे पास पहला सवाल है, दैट इज 3B। आज इस पहले वाले सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। आ, अच्छा यार, इस सवाल के अंदर लिखा है मशीन हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। मशीन की लाइफ है कितनी? 5 साल। अच्छा, जिस तरीके से सवाल पढ़ रहा हूँ मैं उसके साथ साथ हाथों हाथ डेटा भी बना रहा हूँ उसका। तो मशीन की मैं लिख रहा हूँ, पहले तो डेटा बना लेता हूँ कि उसकी यूजफुल लाइफ कितनी है। यूजफुल लाइफ लिखा है इसमें 5 ईयर्स, तो मैंने यहाँ लिख दिया 5। क्लियर है। उसके बाद ये लिख रहा है कि वॉज एक्वायर्ड बाय VPI इंडस्ट्रीज एट अ कॉस्ट ऑफ ₹55,000 एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब एक्वायर्ड क्या हुई? एक्वायर्ड हुई, या मैं लिख देता हूँ कॉस्ट ऑफ मशीन। मेरे पास जो कॉस्ट है मशीन की वो कितनी है? उसने बोला सर वो है मेरे पास 55,000। क्लियर है। उसके बाद ये कह रहा है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। जाहिर सी बात है, जब मैंने मशीन खरीदी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, द एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ द मशीन इज 6,000। रेजिडुअल वैल्यू मेरे पास कितनी है? 6,000। अच्छा यार, देखो रेजिडुअल वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि मुझे 100% मिलेगी। मतलब वो वैल्यू कि जो मैं अगर इस जो भी मशीन को जाके स्क्रैप भी करूँ ना, तो मुझे कम से कम 6,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे इसके स्क्रैप के कबाड़ के। क्लियर है। इसके लोहे का वजन इतना है कि अगर मैं इसको मशीन को बेच भी दूँ ना, तो कम से कम मुझे 6,000 रुपये तो मिल ही जाएंगे इसकी 5 साल बाद ना। तो ये वो वैल्यू है जो कि 55,000 में से मुझे 6,000 रुपये 100% मिल जाएंगे इसके रिवर्स में। क्लियर हो गया। उसके बाद ये कह रहा है कि द कंप्यूट एट एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन द मशीन फॉर ईच ऑफ द 5 ईयर यूजिंग द डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। अच्छा, इसकी यूजफुल लाइफ है, मुझे मेथड कौन सा यूज करना है? मुझे मेथड यूज करना है डबल डिक्लाइनिंग मेथड यूज करना है। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये क्या कह रहा है? द कंप्यूट एंड एनुअल डेप्रिसिएशन ऑन दिस मशीन फॉर ईच ऑफ द 5 ईयर यूजिंग डबल डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड। कंप्यूट वन फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन ईच ईयर। मतलब हर साल मुझे फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। लिमिट द डेप्रिसिएशन रिकग्नाइज इन द 5th ईयर टू एन अमाउंट that will cause the book value of the machine equals to an estimated residual value at the end of each year। मतलब मुझे सर 5 सालों के अंदर इसका फुल एयर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, सिवाय छठे साल के अंदर जो कि मुझे 6,000 की वैल्यू उसकी रहने देनी है। क्लियर है। सबसे पहले आपको डबल बता दूं, देखें पहले मेरे पास क्या होता है कि मशीन की मैंने लिखी है यूजफुल लाइफ ना। अब फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास मशीन की यूजफुल लाइफ है 5 साल, तो अगर मैं उसको स्ट्रेट लाइन बैलेंस के मेथड के थ्रू सॉल्व करूंगा तो मेरे पास उसकी अगर कोई भी वैल्यू होगी, मैं सिंपली क्या करता था, मैं डिवाइडेड बाय 5 कर देता। तो सही है, तो 1/5 मैं इधर भी इस तरीके से निकाल लूंगा ताकि मुझे परसेंटेज पता चल जाए कि हर साल कितनी परसेंटेज चार्ज हो रही है। क्लियर है। 1/5 करा तो मेरे पास आ गया 20%। क्लियर हो गया। मेरे पास सर सिंपली क्या आ गया? 20%। अच्छा, क्लियर है। मेरे पास हर साल उसका डेप्रीसिएशन आ गया 20%। वो मैंने किस तरीके से निकाला? मैंने 1/5 कर दिया तो मेरे पास आ गया 20%। 1/5। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे ब्रैकेट कर देता हूँ ताकि याद रहे कि मेरे पास मैंने डेप्रीसिएशन निकाला 1/5। लेकिन क्योंकि मैं डबल डबल मेथड इस्तेमाल कर रहा हूँ, सही है। पहले याद रखना, डबल डबल का क्या मतलब होता है? डबल मेथड या चार्ज करना है। मतलब अगर मेरे पास 20% है तो मैं इसका डबल कर दूंगा, मतलब क्या 20 × 2 जो कि मैं कर दूंगा 40%। क्लियर है। मैंने इसको कर दिया 40%। ये किस तरीके से मैंने इस पर चार्ज किया 40%? मैंने इसको डबल कर दिया। डबल किस इन सेंस, मतलब जो भी मेरे पास 20% था उस 20% को मैंने मल्टीप्लाई कराया किस चीज़ से? 2 से, तो मेरे पास ये डबल हो गया 40%। अब ये कह रहे हैं यूजिंग डिक्लाइनिंग मेथड। डिक्लाइनिंग मेथड तुम लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, जो कि होता है मेरे पास जिसको मैं कहता हूँ रेजिडुअल डिक्लाइनिंग मेथड। दो किस्म के मेथड होते हैं, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड और एक होता है मेरे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट कम होते रहेगी। पहले अगर मेरे पास कॉस्ट की अमाउंट ज़्यादा है तो मतलब ज़्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। अगले साल मेरे पास कॉस्ट की अमाउंट अगर कम है तो मैं कम चार्ज करूंगा। ये मेरे पास क्या होता है? मेरे पास होता है
रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को कहलाता है। क्लियर हो गया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड किस तरीके से होगा? अब फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे मैंने इधर एक एमोटाइजेशन शेड्यूल बना देता हूँ उसका। जैसे मेरे पास एयर है, मेरे पास ओपनिंग, ठीक है, मेरे पास डेप्रीसिएशन और मेरे पास सिंपली क्लोजिंग। ये सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ आपको, उसकी अलग से एंट्रीज भी बता दूंगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर मैंने लिखा एयर वन, आज मैं एयर वन पे खड़ा हूँ, एयर वन पे ऊपर मेरे पास वैल्यू खड़ी हुई प्रॉपर मशीन की कितनी? 55,000। क्लियर हो गया। मेरे पास आज पहले दिन मशीन की वैल्यू मैंने खरीदा 55,000 का, मेरे पास मशीन डेप्रिशिएट कितने से होगा? मैंने बोला 55,000 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा किस चीज़ से? 40% से, मतलब 22,000 इसकी मशीन की वैल्यू कम हो गई है। ये 22,000 किस तरीके से आया? ये 22,000 को मैंने मल्टीप्लाई कराया, 55,000 को मैंने मल्टीप्लाई कराया अपने 40% से। क्लियर हो गया। अब मैं 55,000 में से लेस कर दूंगा 22,000, तो मेरे पास एयर वन के एंड के ऊपर क्लोजिंग वैल्यू मेरे पास 33,000 हो जाएगी। क्लियर हो गया। जब ए टू में मैं जाऊंगा तो मेरे पास ए टू के अंदर स्टार्ट ओपनिंग वैल्यू मेरे पास 33,000 हो जाएगी, लेकिन ये 33,000 भी मेरे पास 40% से रिड्यूस हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो इसको भी मल्टीप्लाई करा दिया 40% से, 33,000 मल्टीप्लाई बाय 40% मेरे पास आ गया 13,200। मतलब ये क्या है? हर साल मेरे पास रिड्यूस हो रही है, मतलब डिक्लाइन हो रही है मेरे पास पीपी की वैल्यू, मतलब फिक्स एसेट की मशीन की वैल्यू मेरे पास हर साल डिक्लाइन हो रही है। तो इस वजह से मैं इसको कहता हूँ डबल डिक्लाइनिंग मेथड। मतलब डबल डिक्लाइनिंग मेथड क्यों? क्योंकि सिंगल मेरे पास 20% चार्ज होता था, लेकिन मैंने उस 20% का डबल कर दिया, मतलब 40% डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहा हूँ। और सिंगल स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा, मतलब इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन मेरे पास हर साल चार्ज नहीं हो रहा, मेरे पास अलग अलग अमाउंट की डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। पहले साल 22% था, 22,000 था, क्योंकि मेरे पास वैल्यू 55,000 की थी। दूसरे साल मेरे पास 33,000 का डेप्रिसिएशन निकले 13,000, क्योंकि मेरे पास वैल्यू 33,000 थी। क्लियर हो गया। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 33,000 प्लस मैं 13,200 करा, तो मेरे पास एयर टू के एंड में वैल्यू आ गई 19,800। क्लियर हो गया। फिर मैं गया ईयर थ्री में, ईयर थ्री में मेरे पास ओपनिंग वैल्यू 19,800 थी। अब 19,800 को मेरे पास कितने से वैल्यू मेरी रिड्यूस हो गई? डेप्रिशिएट कितने से हो गई? मतलब 40% से रिड्यूस हो गया। जब 19,800 का मैंने 40% लिया तो मेरे पास आ गया 7,920। क्लियर हो गया। अब मैंने 19,800 प्लस 7,920 को इन दोनों को ऐड करा, मतलब मेरे पास 19,800 में से मैंने 7,982 निकाला, तो मेरे पास ईयर थ्री के एंड में मेरे पास वैल्यू कितनी बची? 11,880। क्लियर हो गया। अच्छा, फिर मैं वैसे ही सिमिलरली मेरे पास एयर फोर में जाऊंगा, एयर फोर के अंदर मेरे पास वैल्यू 11,880 खड़ी भी होगी। फिर सिंपली वही चीज़ चलेगा कि मेरे पास इसकी वैल्यू 40% से रिड्यूस हो जाएगी। 40% मैंने सर 11,880 का निकाला, तो 4,752 आ गया। क्लियर हो गया। फिर मैंने 11,880 में से लेस करा, 4,752 मेरे पास आ गया 7,128। क्लियर हो गया। फिर सिमिलरली मैं फिफ्थ ईयर में आया। फिफ्थ ईयर के अंदर मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कितना था? मेरे पास 7,128 था। क्लियर है। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस आपको मालूम है, क्लोजिंग बैलेंस मेरे पास एयर एंड में हमेशा वही होगा जो मेरे पास रेसिडुअल वैल्यू। अगर आपने बोला कि मेरे पास अगर मैं इस मशीन को उठा के मार्केट में बेचूं, स्क्रैप करूं 5 साल के बाद, तो मुझे कितने मिलेंगे? मुझे मिलेंगे 6,000, जो कि मेरे पास क्या है? मेरी रेसिडुअल वैल्यू। मतलब अगर सिमिलरली मैं आपसे कहूं तो मेरे पास डिफरेंस निकालना है आपने 6,000 माइनस 7,182, मतलब एयर 5 में मेरे पास सर मशीन की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ रिड्यूस होगी 1128। क्लियर हो गया। ये मेरे पास पहली एंट्री बन चुकी है। मतलब इसको मैंने अगर शेड्यूल के थ्रू सॉल्व करना तो मैं इसको इस तरीके से शेड्यूल के थ्रू सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर मैंने इसको, अगर एग्जामिनर मुझसे कहे कि इसमें सवाल के अंदर आपने एंट्रीज बनानी है, तो एंट्रीज भी बहुत सिमिलर आसान है। एंट्रीज किस तरीके से बनाऊंगा सर? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेबिट और एक साइड पे लिख देता हूँ क्रेडिट। देखें एंट्रीज किस तरीके से बनाएंगे, पहले आप देख रहे हैं, आपने उसका बताना है सीरियल नंबर। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सीरियल नंबर। मेरे पास दूसरी चीज़ आती है मेरे पास डिस्क्रिप्शन। तीसरी चीज़ आती है मेरे पास पीआर, जो मेरा रिसीप्ट नंबर होता है। क्लियर हो गया। अच्छा, चौथी चीज़ मेरे पास क्या आएगी? तीसरी चीज़ मेरे पास पीआर, चौथी चीज़ मेरे पास डेबिट, और फिर उसके बाद मेरे पास होता है क्रेडिट। क्लियर हो गया।
अच्छा, सीरियल नंबर पहली एंट्री मैंने किस तरीके से बनानी है, अगर मैंने मशीन खरीदी है तो मेरे पास मशीन डेबिट, और उस मशीन के अगेंस्ट हो सकता है कि मैंने पैसे दे दिए हों या मुझे पैसे देने हों। क्लियर है? पैसे दे दिए होंगे या तो मैंने पैसे उस मशीन के बदले में देने होंगे। क्लियर है? कितने से मशीन खरीदी? मैंने 55,000 से मशीन खरीदी तो 55,000 डेबिट, और सिमिलरली मेरे पास 55,000 क्रेडिट हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करना है? अच्छा, मैं फिर एयर टू में जाऊंगा। एयर टू के अंदर पहले पहले साल में मैंने मशीन खरीद ली ना, अभी भी मैं सिमिलरली मैं, एक मिनट ना, अभी भी मैं एयर वन में ही खड़ा हूँ। एयर वन के अंदर मेरे पास दूसरी एंट्री क्या बनेगी? पहले साल मैंने मशीन खरीदी 55,000 की, और वो मेरे पास मशीन डिप्रिशिएट हो गई। देखिए, डिप्रिशिएट की ना दो किस्म की एंट्री बनती है। एक होता है कि डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, और मेरे पास क्या हो गई, उसने बोला कि मेरे पास अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन भी कह सकते हैं, या मेरे पास एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, अलाउंस फॉर डिप्रिसिएशन डेबिट या एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्रेडिट भी कह सकते हैं, जो कि मेरे पास कितने से इसकी वैल्यू कम हुई है। उसने बोला कि आपके पास इसकी वैल्यू कितने से कम हुई है, इसकी वैल्यू आपके पास कम हुई है 22,000, तो सिमिलरली 22,000 डेबिट और 22,000 मेरे पास हो गया क्रेडिट। ठीक है? अच्छा, मेरे पास पहला साल हो गया, अब ये खत्म। अब मेरे पास में आ गया मेरे पास दूसरे साल में। क्लियर है? दूसरे साल में मेरे पास क्या एंट्री बनेगी? दूसरे साल मेरे पास क्या एंट्री बनेगी? दूसरे साल सिमिलरली मेरे पास यही एंट्री बनेगी कि मेरे पास डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। क्लियर है? वही अगले साल की मेरे पास जो वैल्यू होगी, मेरे पास अगर 13,200 आ रहा है तो डेप्रिसिएशन में अगले साल 13,200, और हर साल के ऊपर मैं 13,000, मतलब जिस जिस हिसाब से डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालनी होगी तो मेरे पास यही एंट्री बनते रहेगी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अच्छा, एक होता है कि अब सिर्फ डेप्रिसिएशन करके डेप्रिसिएशन की एंट्री बना के छोड़ देना, और अगर फर्दर मैं आपको इससे आगे डिटेल बताऊं तो मेरे पास जितना डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज होगा उसके अगेंस्ट मेरे पास मशीन की वैल्यू गिर जाती है। तो इसकी मेरे पास डबल एंट्री क्या बनेगी? मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वापसी डेबिट होगा, और मेरे पास क्या होगा? मेरे पास मशीन मेरे पास क्रेडिट हो जाएगा। इधर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मसला ना हो। क्लियर हो गया? फिर मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, मेरे पास मतलब क्या, मेरे पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन खत्म हो गया है, और उसके अगेंस्ट मेरे पास मशीन की वैल्यू गिर गई है। सही है? इस तरीके से मेरे पास यही एंट्री, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन या अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, फिर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट और मशीन मेरे पास क्रेडिट, ये वैल्यू मेरे, यही एंट्री मेरे पास हर 5 साल तक बनते रहेगी। सही है? इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो अमाउंट आ रही है, जैसे पहले साल के अंदर 22,000 आ रही तो 22,000 की यही एंट्री बनेगी, दूसरे साल 13,200 आ रही तो 13,200 की, ऐसी ऐसी जितने साल चलते रहेगी 5 सालों तक। जो जो मेरे पास डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ रही है, जैसे 7,920 ये मेरे पास तीसरे साल का डेप्रिसिएशन है, 4,752 ये मेरे पास चौथे साल का, और मेरे पास 1,128 ये मेरे पास पाँचवें साल का डेप्रिसिएशन है। क्लियर हो गया? इस सवाल के अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ ये छोटी सी डबल डेप्रिसिएशन की वजह से थोड़ा बहुत ये थोड़ा ट्रिकी उसने टर्म यूज की थी, बाकी ये सवाल बहुत ईजी था। क्लियर हो गया? अच्छा, इसके बाद मेरे पास दूसरा सवाल आ रहा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए। उसको एक दफा रीड कर लेते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर मेरे पास क्या कह रहा है कि मेरे पास कह रहा है द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू द बीआर कंपनी। क्लियर है? मेरे पास बीआर कंपनी से रिलेटेड डेटा रखा हुआ है। अच्छा, फिर उसने बोला कि फॉलोइंग डेटा आपके आपके पास रिलेट कर रहा है बीआर कंपनी के ऊपर। मेरे पास बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट, मतलब आपके पास बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बैलेंस एज पर, बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मेरे पास कितनी आ रहा है? उसने बोला बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मेरे पास आ रहा है 27,380। क्लियर हो गया? अच्छा, अब दूसरा ये कह रहा है कि बैलेंस एज पर कैश बुक, ये बैलेंस हमेशा एज पर बैंक स्टेटमेंट में नीचे लिखता हूँ क्योंकि मैं रिकनसाइल करता हूँ, मतलब कैश बुक को तो मैं खुद, क्योंकि कैश बुक होती है मेरी,
सही है। इसके अंदर पहले बेसिकली सवाल के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें बनानी बैंक रिकंसिलिएशन। मतलब बैंक रिकंसिलिएशन मेरे पास इसलिए बनती है क्योंकि देखो बैंक स्टेटमेंट के अंदर जो एयर एंड का बैलेंस आ रहा होता है और जो तुम्हारी कैश बुक के अंदर जो एयर एंड का बैलेंस आ रहा होगा उसके अंदर हमेशा डिफरेंसेस आएंगे। क्लियर है? क्यों डिफरेंसेस आते हैं? कुछ ऐसा चेक होता है जो कि तुम आखिरी दिन के ऊपर, क्लोजिंग वाले दिन के ऊपर बैंक में जमा कराते हो, बैंक उसको 2-3 दिन लगता है प्रोसेस कराने के लिए। ठीक है? क्योंकि वो अगर मैं जैसे बोलूँ मेरे पास 31 दिसंबर वाले दिन गया बैंक के अंदर चेक क्लियर करवाने, तो बैंक वाले मेरे पास 31 दिसंबर को चेक क्लियर नहीं करेंगे। 31 दिसंबर की जो मेरे पास बैंक स्टेटमेंट निकलेगी उसमें उस चेक का कोई जिक्र नहीं हो रहा होगा। वो 2 या 3 दिन बाद, मतलब मेरे पास 1 जनवरी या 2 जनवरी की जो बैंक स्टेटमेंट निकलेगी उस दिन वो चेक क्लियर हो रहा होगा, उस दिन की बैंक स्टेटमेंट में वो चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही होंगी। 31 दिसंबर से उसका कोई ताल्लुक नहीं होगा। इस वजह से मैं बैंक स्टेटमेंट को नहीं छेड़ता, तो मैं बैंक स्टेटमेंट बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट नीचे हमेशा लिख देता हूँ 27,380। क्लियर हो गया? उसके बाद मैं लिखूंगा कि बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक मेरी अपनी बुक होती है, इसलिए मैं उसको अमेंड कर सकता हूँ, उसमें चीज़ें एडिशनल कर सकता हूँ, मतलब उसके अंदर चीज़ें अमेंड पहले से कर सकता हूँ। क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ लिखता हूँ बैलेंस एज पर बैलेंस एज पर कैश बुक। सर मेरे पास बैलेंस एज पर कैश बुक इसमें बोला है कितना है, मेरे पास 14065 है। क्लियर हो गया? मेरे पास ये लिखा है बैलेंस एज पर कैश बुक 14065 और बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट मेरे पास ये लिखा है 27380। अच्छा, एक एक सवाल को एक एक इसकी इलस्ट्रेशन को पढ़ के चलेंगे ताकि एक एक चीज़ें हम हाथों हाथ प्लॉट कर सकें। क्लियर है? अब ये कह रहा है, यहाँ पे मैं इसका सीरियल नंबर डाल दूंगा ना कोने पे। अब ये कह रहा है कि मेरे पास इसकी एडजस्टमेंट नंबर वन क्या कह रहा है मेरे पास? एडजस्टमेंट नंबर 1 है। उसने बोला कि सर आपकी एडजस्टमेंट नंबर 1 है कि आउटस्टैंडिंग चेक मेरे पास 9977। देखो, आउटस्टैंडिंग चेक कौन सा होता है? वो चेक जो अभी तक तुमने आउटस्टैंडिंग है, मतलब तुमने अभी तक, देखो दो किस्म से आउटस्टैंडिंग की जब भी मेरी बात आती है तो दो किस्म से निकलता है। यहाँ वो चेक जो कि करने के लिए दिया हो, अभी तक क्लियर हुआ ना हो, आउटस्टैंडिंग, अभी तक आउटस्टैंडिंग है। मतलब बैंक में एक होता है अनप्रेजेंटेड चेक जो कि तुमने बैंक में जमा करा दिया लेकिन अनक्लियर चेक। एक तो बैंक में चेक जमा कराया, बैंक से चेक क्लियर नहीं हुआ। क्लियर है? दूसरा होता है कि अनप्रेजेंटेड चेक, मतलब अभी तक बैंक में तुमने इशू करा तो अभी तक प्रेजेंट ही नहीं हुआ। एक होता है आउटस्टैंडिंग अमाउंट, वो अमाउंट जो तुमने पे करनी है। क्लियर है? अब ये लिखा है इसमें आउटस्टैंडिंग अमाउंट। आउटस्टैंडिंग अमाउंट मेरे पास हमेशा वो होती है जो कि तुमने पे ऑफ करना है, किसी का बैलेंस है जो कि मैंने पैसे देने हैं। अब ये कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग चेक, वो चेक जो कि मैंने पे ऑफ करना है किसी को, वो मेरे पास आ रहा है कितना? 9977। इसकी 9977 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग चेक। क्लियर है? मेरे पास आउटस्टैंडिंग चेक की अमाउंट आ रही है 9977। अच्छा, कैश बुक के अंदर मेरे पास देखो, मेरे पास बैलेंस विद कैश बुक के अंदर मैंने हो सकता है आउटस्टैंडिंग चेक, मतलब मैंने पैसे लोगों को दे दिए, चेक बना के इशू कर दिया कि भाई आपका इतना बैलेंस था, ये ले, मैंने आपको चेक इशू कर दिया। लेकिन वो चेक हो सकता है अभी तक मेरे पास बैंक में क्लियर ना आ रहा हो। क्लियर है? मैंने अपनी कैश बुक कम कर दी हो लेकिन बैंक स्टेटमेंट में जिसको मैंने चेक इशू करा हो वो अभी तक बैंक में जाके उसने अभी तक चेक क्लियर नहीं कराया हो। इस वजह बैंक स्टेटमेंट मेरे पास बड़ी आ रही होगी और मेरे पास कैश बुक कम आ रही होगी। क्योंकि कैश बुक मेरे पास कम आ रही होगी इस वजह से मैं उसके अंदर ऐड कर देता हूँ 9977। क्लियर हो गया? इसमें कोई डाउट? अच्छा, दूसरी चीज़, ये मेरे पास अमाउंट लिखी हुई है, ये थोड़ा सा सर बिलर है तो मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि द अमाउंट अमाउंटिंग टू रुपीज़, ये मेरे ख्याल से 7200 है, 72077, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ कि 72007 की अमाउंट लिखी है। was issued by the company in payment of merchandise and was paid by the bank but no entry has been made in the company's book। मतलब मैंने चेक इशू कर दिया सामने वाले बंदे को, सामने वाला गया बैंक के अंदर, बैंक ने भी उसको चेक क्लियर कर दिया उसका बैंक, मतलब मेरे बैंक से पैसे कम हो गए, लेकिन जो मेरे बैंक से पैसे कम हुए वो मैंने अपने कैश बुक में एंट्री नहीं बनाई। लिखा है ना, नो एंट्री हैज बीन मेड इन दी कैश बुक, मतलब मेरे पास अभी भी कैश बुक बड़ी हुई आ रही होगी। तो मैं क्या लिखूंगा? मेरे पास जो भी तुमने इसकी हेडिंग डाली है मेरे पास इशूड चेक के नाम से डाल दो, इशूड चेक की अमाउंट मेरे पास कितनी आ रही है सर? मेरे पास 1570 की आ रही है। क्लियर हो गया? तो मैंने इसको कम कर दिया। क्यों? मैंने सॉरी सर, मैंने 1570 नहीं, मैंने ये लिखना था
मेरे पास 72077 चेक इशू कर दिए मैंने, जो कि अभी तक मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट को, मैंने अपनी कैश बुक को कम नहीं करा था, तो मैंने अभी अपनी कैश बुक को कम कर लिया। क्लियर हो गया। अच्छा, तीसरी एडजस्टमेंट नंबर 3। अब एडजस्टमेंट नंबर 3 के ऊपर क्या कहता है? एडजस्टमेंट नंबर 3, बैंक डिपॉजिट ऑफ जुलाई 30 फॉर 1570 इज नॉट शोन इन दी बैंक स्टेटमेंट। मैं गया, पैसे मैंने दिए बैंक वालों को कि मैंने बोला 1570 रुपये मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करते हैं, लेकिन उन्होंने पैसे डिपॉजिट नहीं करे। मतलब जब मैंने अपने कैश बुक से, जब मेरी बैंक स्टेटमेंट में गए पैसे गए होंगे, तो मैंने अपनी बैंक स्टेटमेंट कैश बुक बढ़ा दी होगी कि मेरे पास पैसे बढ़ गए, लेकिन अभी तक बैंक ने वालों ने क्लियर नहीं करे। तो क्योंकि मैंने अपनी कैश बुक बढ़ाई हुई है, तो मैं अपनी कैश बुक को कम कर दूंगा। ये मैं लिख देता हूँ बैंक डिपॉजिट। क्लियर हो गया। मैंने अपनी बैंक डिपॉजिट कितने से कम कर देनी है? मैंने कर देनी है 1570 से कम। क्लियर है। उसके बाद ये कहता है कि डिविडेंड कलेक्शंस वर क्रेडिटेड बाय द बैंक बट वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑफ ₹7000। मतलब चौथी मेरे पास एडजस्टमेंट सर कौन सी है? ये कह रहा है कि डिविडेंड मिला है आपको, जो कि बैंक वालों, बैंक जैसे मैंने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया, उस कंपनी ने डायरेक्ट बैंक को अंदर पैसे भेज दिए, मतलब मेरा बैंक का अमाउंट का बैलेंस बढ़ गया। लेकिन ये जो बैंक का अमाउंट का बैलेंस था ये तो बढ़ गया, लेकिन मेरी कैश बुक अभी भी नीचे है। क्योंकि मेरी अभी कैश बुक नीचे है, तो मैं भी कैश बुक को बढ़ा दूंगा, ताकि बैलेंस विद बैंक और बैलेंस विद कैश का मेरे पास दोनों का इक्वल बैलेंस रहे। क्लियर हो गया। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा? मेरे पास डिविडेंड लिख दूंगा, डिविडेंड के नाम से। क्लियर है। कितने का डिविडेंड मिला है मुझे? मतलब कितनी की इनकम मेरे बैंक में क्रेडिट हुई है, जो मैंने कैश बुक में नहीं अभी तक डाली? 7000 को, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 7000 प्लस का। दूसरा ये कहता है कि बैंक सर्विस चार्जेस फॉर जुलाई अमाउंटेड टू ₹60 वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। अच्छा, बैंक के सर्विस चार्जेस क्या होते हैं? बैंक आपके अकाउंट से खुद ही बैंक चार्जेस काट लेते हैं। क्लियर है। बैंक वालों ने आपके बैंक से चार्जेस काट लिया, आपकी अमाउंट जो बैंक में पड़ी थी वो मेरे पास कम हो गई, लेकिन कैश बुक के अंदर मैंने बैंक चार्जेस रिकॉर्ड नहीं करे। तो मैं अभी कैश बुक में बैंक चार्जेस रिकॉर्ड कर दूंगा कि मेरे बैंक के अंदर से इतने पैसे कट गए, कम हो गए, कम हो गए। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा? मैं यहाँ पे बैंक चार्जेस लिख दूंगा सिंपली। मैं यहाँ पे बैंक चार्जेस लिख दूंगा कि सिंपली कितने से, उसने बोला मैं बैंक चार्जेस कितने से कहूँ? माइनस का 60 से। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहे हैं? द बैंक डेबिटेड 345 फॉर इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन जुलाई 28 ऑन बिहाफ ऑफ BR बट इट वॉज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी एज $480। अच्छा, बैंक डेबिट, देखो जब भी मैं बैंक में पैसे डालूंगा ना, तो वो होगा क्रेडिट, मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक क्रेडिट मतलब बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है। बैंक डेबिट मतलब बैंक का बैलेंस कम हो रहा है। क्लियर हो गया। बैंक डेबिट मतलब बैंक का बैलेंस कम हुआ कितने से? 345 से। क्लियर हो गया। किस कीमत में कम हुआ? इंश्योरेंस प्रीमियम कीमत में कम हुआ। क्लियर है। ऑन बिहाफ ऑफ अ BR। क्लियर है। बिहार के उसमें इट वॉज रिकॉर्डेड बाय द कंपनी एज 480। कह रहा है मेरे पैसे बैंक से कम हुए 345, लेकिन मैंने कैश बुक में रिकॉर्ड कर लिया गलती से कितने? 480। मतलब एरर कर दिया, कितने ज्यादा कम कर दिए। मैंने बोला मैंने कितने ज्यादा कम कर दिए, वो आप डिफरेंस लेंगे। यहाँ पे तो पहले मैं लिखूंगा बैंक एरर, नाम इसका क्या दूंगा? बैंक एरर। क्लियर हो गया। अच्छा देखो, बैंक से मेरे पैसे कम हुए कितने? 345। मैंने रिकॉर्ड कर दिए सर 480, मतलब मैंने 480 से कम कर दिए। होने कितने जैसे चाहिए थे? 345 से। क्लियर हो गया। कितने ज्यादा कम कर दिए मैंने? 135 ज्यादा कम कर दिए। अब मैंने जितने ज्यादा कम कर दिए, वो मैंने जितने ज्यादा कम कर दिए उससे मैं अपनी अमाउंट बढ़ा दूंगा। मतलब 480 माइनस 345 किया, तो मेरे पास अमाउंट आ गई सर, मेरे पास 135। ये मेरे पास किस नाम से आ गए? बैंक एरर के नाम से। क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये कह रहे हैं कि चेक फॉर ₹890 ऑफ मिस्टर ए अ कस्टमर विच हैज बीन डिपॉजिटेड इन द बैंक वाज erroneously recorded as in the कैश बुक एज 980। ये भी मेरे पास एक एरर ही है। सही है। इसको वापसी पढ़ लेते सर। मेरे पास ये भी एक एरर है, तो मैं यहाँ पे मेरी 7th एडजस्टमेंट किया, बैंक एरर, वापसी बैंक एरर आ गई। क्या, किस चीज़ का बैंक एरर? उसने बोला चेक ऑफ 890 ऑफ मिस्टर AA जो है अ कस्टमर है मेरा। अच्छा, मेरा कस्टमर है, कस्टमर मुझे पैसे देता है, ये मैं कस्टमर को देता हूँ पैसे। देखो, कस्टमर आपको पैसे देता है, क्लियर है ना? कस्टमर जो होगा वो आपको पैसे देगा। तो मतलब
इससे जाहिर हो रहा है कि पैसे मेरे पास आए होंगे क्योंकि मेरा कस्टमर है। अगर मैं बोलता सप्लायर तो मतलब सप्लायर को मैंने पैसे देने होते हैं, पेमेंट करनी होती है, लेकिन कस्टमर है, कस्टमर मैंने कस्टमर को सेल करी, कस्टमर ने मुझे पैसे दिए। तो ये कह रहा है कि चेक ऑफ ₹890 जो कि एक कस्टमर था विच हैज बीन डिपॉजिटेड इन दी बैंक, ठीक है, जो मैंने 890 का चेक भी डिपॉजिट कर दिया बैंक में, मगर मैंने अपनी कैश बुक में कितने से इनकम रिकॉर्ड कर ली, 890 से। इन एक्चुअल मेरे पास इनकम कितने से रिकॉर्ड होनी थी, मेरे पास 980 से रिकॉर्ड होनी थी। तो मैंने सिंपली 980 माइनस 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 890, मतलब मैंने कितनी कम इनकम रिकॉर्ड करूंगा सर मैं, 890 माइनस 980, मेरे पास इनकम रिकॉर्ड करनी थी 890 से, मैंने इनकम रिकॉर्ड कर ली 980 से, मतलब सर मैंने 90 से ज़्यादा इनकम रिकॉर्ड कर ली। जो मैंने 90 से ज़्यादा इनकम रिकॉर्ड करी वो 90 से जो मैंने ज़्यादा इनकम रिकॉर्ड करी है वो मैं रिवर्स कर दूंगा। क्लियर हो गया? वो मैं क्या कर दूंगा सर, मैं वो रिवर्स कर दूंगा। क्लियर? तो मैंने यहाँ लिख दिया 980 माइनस 90। क्लियर हो गया? अच्छा, उसूलन अगर इन सब का मैं एडअप करूं, सम लूं, तो मेरे पास बनना चाहिए 27380। क्लियर है? इन सब का मैंने एडअप लिया, एडअप किया, इन सबको मैंने ऐड करा, तो मेरे पास सर क्या बन रहा है, अच्छा देखिए सर, इन सबको मैंने ऐड करा तो मेरे पास बन रहा है 42,620। इसका मतलब क्या है, मेरे पास कितने से मेरी बैंक स्टेटमेंट ओवर स्टेटेड है। उसने बोला मेरे पास बैंक स्टेटमेंट मेरे पास कितने से, मतलब मेरे पास, देखें मेरा इन एक्चुअल आंसर बनना चाहिए था 27,380, लेकिन मेरा आंसर आ रहा है नेगेटिव में 42,620। तो मतलब मेरे पास एक सिंपल सी मैं आपसे बात करूं तो मेरे पास बनेगा 42,620 प्लस 27,380। मेरा देखिए मेरा आंसर तो गलत है, ये तो मुझे पता है आंसर गलत है, लेकिन कितने, अब उसको करेक्शन कैसे करनी है ये मैं आपको बता रहा हूँ। मेरे पास 42,620 प्लस मतलब 70,000 से मेरी बैंक स्टेटमेंट ओवर स्टेटेड है। देखो मुझे जहाँ लग रहा है ना कि किस चीज़ का डाउट है, जो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 मैंने सॉल्व किया है ना, वो मुझे लग रहा है कि 72,000 नहीं 2077 वगैरह होगा। तो यहाँ तो यहाँ इधर मसला है कि 72,000, ये मेरे पास 2077 हो सकता है। अगर 20 देखो, ये मेरे पास क्या था, 2077 था। क्लियर हो गया? ये मेरे पास जो मेरे पास एडजस्टमेंट नंबर 2 थी वो 72 जो मिटा हुआ है वो मेरे पास 72077 नहीं बल्कि 2077 थी। तो अब मैं उसको 2077 करा तो मेरे पास बैलेंस विद बैंक स्टेटमेंट की जो अमाउंट थी वो मेरे पास सही आ गई। क्लियर हो गया सर? इसमें कोई मसला? देखें अगर आपका भी अगर हो सकता है कि पैनिक के अंदर सवाल सॉल्व नहीं हो रहा एग्जाम के अंदर, लेकिन आप उसका डिफरेंस निकालेंगे कि आपका अमाउंट, आपके आंसर की अमाउंट और जो जो आपका आंसर आ रहा है और जो एग्जाम के अंदर आंसर दिया हुआ है उसमें डिफरेंस कितना है। हो सकता है उस डिफरेंस से आपने प्लस की जगह लेस कर दिया और लेस की जगह प्लस कर दिया। सही, इस वजह से डिफरेंसेस आ सकते हैं। क्लियर है? उसको सॉल्व करने का भी मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई एरर आए तो उसको सॉल्व आप इस तरीके से करेंगे। क्लियर है? इन सब का मैंने अमाउंट ली, सम लिया, तो मेरे पास 27